नमस्कार शोधार्थियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थियों, ख़ासतौर पर एमफिल और पीएचडी जो समकालीन कविता में काम कर रहे हैं, इन शोधार्थियों के लिए क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बना रही हूँ। साथियों, आपने, सहृदय समाज ने, कविता प्रेमियों ने और शोधधर्मी आलोचकों ने इस चैनल को बखूबी बेहद पसंद किया है। आपकी सराहना और आपकी प्रेरणा से, आपके प्रोत्साहन से मेरा मनोबल बढ़ा है। निश्चित तौर पर लगातार मैं शोधरत हूँ ऐसे सभी कवि और कवयित्रियों को पढ़ने के लिए, न केवल पाठ बल्कि उनका विवेचन, विश्लेषण, उन कविताओं को कंटेम्प्रेरी समय और समाज के साथ जोड़ने की लगातार मेरी मुहिम जारी है। और आज इस मुहिम में हम अलका सिन्हा जी के साथ हैं। साथियों, इन्होंने MBA किया, MA किया, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ये रजत पदक हैं। जीमेल एक्सप्रेस उपन्यास और काल की कोख से मैं ही तो हूँ, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, ये इनका कविता संग्रह है। सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझसे कैसा नेह, ये कहानी संग्रह है। खाली कुर्सी नेशनल बुक ट्रस्ट के नवसाक्षर साहित्यमाला के अंतर्गत प्रकाशित कहानी पुस्तक है। अलका सिन्हा जी मीडिया कर्मी भी हैं। लगातार 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाने का इनको गौरव प्राप्त है। दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की विशिष्ट श्रृंखलाओं की प्रस्तोता रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अक्षरम की सह संपादक रही हैं। इनका अपना निजी यूट्यूब चैनल भी है। आप उपलब्धियों को गिनाएं तो इनकी पुरुष वेश्यावृत्ति पर केंद्रित उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस का 5 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी कहानियां स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इनके रचनाक्रम पर शोधार्थियों को एमफिल और पीएचडी की उपाधियां प्रदत्त हैं। रेडियो तथा अन्य मंचों पर इनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण, नाट्य प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार की वृत्त निर्माण विशेषज्ञ समिति की सदस्य रही हैं। वातायन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान इन्हें मिल चुका है उपन्यास जीमेल के लिए। जीमेल एक्सप्रेस पर सृजन लोककृत सम्मान इन्हें 2017 में मिला है। कहानी धिनाधिन पर कमलेश्वर स्मृति कथाबिंब सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार। महात्मा फुले रिसर्च अकादमी नागपुर द्वारा अमृता प्रीतम राष्ट्रीय पुरस्कार। कविता संग्रह तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ पर परंपरा ऋतुराज सम्मान और संसदीय हिंदी परिषद द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान मिल चुका है। कविता संग्रह मैं ही तो हूँ ये पर हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान मिल चुका है। शोधार्थियों, आज मैं अलका दी की 4-5 कविताओं के साथ उनकी न केवल रचना यात्रा की सहयात्री आप सबको बनाऊंगी, बल्कि निश्चित तौर पर उनकी कविताओं के द्वारा, उनके कविता कर्म पर और उनके भीतर छिपे कथाकार को, जो कविता में भी वो बहुत अच्छे से गूंथती हैं। इनकी कविताओं में भी एक कहानी की लय और वो धुन विद्यमान रहती है। आज हम इसका भी शोध करेंगे और इन कविताओं के द्वारा उनकी रचना धर्मिता पर, उनके रचना कर्म पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर अपने पसंद की मैं 5 कविताओं का पाठ आज आपके समक्ष करूंगी। पहली कविता ही जो अलका दी के मुंह से भी बार बार सुनी है, मैं आपको सुनाती हूँ। तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। रोशनाई स्याही जो रोशन कर दे, जो अक्षर हर्फ दर हर्फ को उभार दे, जीवन ला दे उसमें सजीवनी की तरह। मैं लौट जाना चाहती हूँ शब्दों की उन गलियों में जहाँ से कविताएं गुजरती हैं, कहानियों की गलबहियाँ डालें। देख रहे हैं आप, साहित्यिक विधाओं का फर्क मिट चुका है। विधाएं अंततः आपको दरअसल मनुष्येतर दुनिया से अलग, आपको एक सचेतन दुनिया में, एक सजीव सार्थक दुनिया में, बल्कि कहूँ कि आपको सेंसिटाइज कर रही हैं ये विधाएं। और कविता कहानी दोनों का उद्देश्य निश्चित तौर पर बेहतरीन मनुष्य बनने का, जो ये इस विधा, हर विधा साहित्य की विधा जो देती है, अलका दी उस ओर भी इशारा करेंगे इस कविता में। मेरी तमाम परेशानियों नाकामियों के विष को
कंठस्थ कर लेने वाली नीलकंठ कलम मुझे रचने का सौंदर्य दे। एक लंबी परंपरा रही है साहित्य में। आप देखेंगे कि प्रशस्ति का, मंगलाचरण का, ईश्वर स्तुति का और साहित्य रचना निर्बाध रूप से अपने निश्चित उद्देश्य तक पहुंच सके। जिन लोगों के लिए कविता कहानी लिखी जा रही है, उन सहृदय समाज तक वो कविता कहानी अपने मोटिव के साथ, अपने मीनिंगफुल मैसेज के साथ पहुंच सके। अलका दी की मंशा निश्चित तौर पर ये रही होगी। तो वो दरअसल बहुत विनीत भाव से, बहुत विनम्र भाव से और एक सहृदय जो दरअसल कुछ रच रहा होता है और निश्चित तौर पर एक धुनी की तरह, मैं तो उसे बुनकर कहती हूँ, की तरह वो सृजनशील होता है, रचनाशील होता है। तो उस कर्तव्य कर्म में वो अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास, अपने छोटे बड़ों से एक आशीष, एक स्नेह, एक आशीर्वाद की कामना करता है और इस कविता में वो भी ध्वनित होती है। मेरी तमाम परेशानियों, नाकामियों के विष को कंठस्थ कर लेने वाले नीलकंठ कलम मुझे रचने का सौंदर्य दे कि मैं स्याही से लिख सकूं उजली दुनिया के सफ़ेद अक्षर। कि जो कुछ रचा जा रहा हो, लिखने से भी बढ़कर जो रचा जा रहा हो, वो रचे अपना प्रतिसंविधान और वो अनीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ आवाज़ उठा सके अपने उजले कर्म के द्वारा। मुझे जज्ब कर रहे कलम, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। मुझे पी ले मेरे भीतर के कलमश को, मेरे भीतर की परेशानियों को, मेरी नाकामियों को पी ले और फिर जो उड़ेले, जो सौंपे सहृदय समाज को, जो समर्पण हो, वो इतना उजला हो कि सबको, सबकी परेशानियां, सबके कलमश नाकामियों को हर ले, मिटा दे इस जहां से। मैं कागज की देह पर गोदने की तरह उभर आना चाहती हूँ और यह बता देना चाहती हूँ कि कागज की संगमरमरी देह पर लिखी शब्दों की इबारत ताजमहल से बढ़कर खूबसूरत होती है। मुझे गढ़ने की ताकत दे ब्रह्म, मैं संग तराश होना चाहती हूँ। अपने मान अपमान से परे, अपने संघर्ष, अपनी पहचान से परे, नाभि से ब्रह्मांड तक गुंजरित शब्दों का नाद होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ। सरकारी नौकरी के 17 साल बाद भी उसी उत्साह से देखती हूँ अखबार में रिक्तियाँ, पढ़ती हूँ ध्यान से कुल, पद, वेतनमान, अर्हताएँ और आवेदन करने की अंतिम तारीख। मनपसंद मकान खरीद चुकने के बाद भी आकर्षित करते हैं मुझे टुलेट और प्रॉपर्टी के विज्ञापन। हालांकि नौकरी या मकान बदलने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मगर हर विज्ञापन से गुजरते हुए ताज़ा हो जाता है अपने संघर्ष का दौर। आप देख रहे हैं शोधार्थियों कि अपने उस जूझ को, संघर्ष को, उस लगातार के घर्षण को और जीवन यापन के लिए जब यात्रा के लिए निकली मैं, तो जिन परेशानियों से गुजरी, जिन बार बार असहमतियों और असंतुष्टि से गुजरी, मैं उसको ताज़ा कुरेद कर उसे ताज़ा रखना चाहती हूँ ताकि अपने प्रतिकूल दिनों को, अपने दुर्दिनों को मैं भुला ना सकूँ और वे दुर्दिन याद रहेंगे, वो प्रतिकूलताएं याद रहेंगी, वो असहमतियाँ, असंतुष्टियाँ याद रहेंगी, तो मेरे भीतर की आँच सांच भी बनी रहेगी। एक कवियत्री की ये मंशा निश्चित तौर पर उसे बहुत बड़ा कर देती है कि आज सफलता के दौर में, आज सार्थकता के दौर में, आज निश्चित पद, प्रतिष्ठा, मकान, रसूख, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, इस सब के बावजूद मैं चाहती हूँ कि वे दिन मुझे कभी न भूलें। मैं अपने अतीत की उन संघर्ष गाथाओं को हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर एक दस्तावेजीकरण करती हूँ, उसे चिन्हित करती हूँ ताकि मैं हमेशा याद रखूं और वैसे जूझते हुए, वैसे संघर्षशील, श्रमशील प्राणी को देखकर मैं सहायतार्थ, उनके कुछ सहयोग, उनके कुछ काम आ सकूं, उनकी नाकामियों को और उनके भीतर की अतृप्तियों को थोड़ा सा दूर कर सकूं। एक सृजनशील मानस ही ऐसा सोच सकता है। शोधार्थियों, प्रॉपर्टी के पन्ने पलटते हुए विचारों में बैठते हैं चाय ब्रेड की हड़बड़ी में भीगे कितने ही इतवार।
बजट मुताबिक देखते हुए अपने घर का ख्वाब, फटी जेब में प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट और मनपसंद मकान का नक्शा लिए दिन भर का भटकाव। दरअसल अखबार के ये विज्ञापन आशान्वित करते हैं मुझे कि अभी इस भीड़ भाड़ में संघर्षरत होंगे कुछ लोग अपनी पहचान के लिए, छोटे से मकान के लिए लड़ रहे होंगे अपने हिस्से की लड़ाई, बिना झुके बिना रुके अपने आदर्शों और मूल्यों पर टिके। दुनिया उन्हें भले ही बेवकूफ़ समझे, पर मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेहनत के सीधे रास्ते से भी जीती जाती है लड़ाई। तुम हिम्मत मत हारना, तुम हिम्मत मत हारना, मन को मत मारना। मुझे बच्चन याद आ गए, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये एक जुझारू स्त्री की व्यथा गाथा है, एक जुझारू स्त्री के संघर्ष को सैल्यूट, और जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको सलाम। नागार्जुन। दरअसल बड़ा रचयिता वही होता है साथियों, शोधार्थियों, जो अपने जूझ के दिनों को, अपनी नाकामियों को भूले नहीं, जो अपने प्रतिकूल दिनों को, अपने दुर्दिनों को भूले नहीं, जो दुख को और प्रतिकूलता को सर पर चढ़ाए नहीं, उसकी हाय हाय न करे, बल्कि आज अपने पद प्रतिष्ठा, अपने रसूख, अपनी लोकप्रियता को मद्देनजर रखते हुए और संघर्षशील जुझारू प्राणियों को साहस दे, बल दे और कहे कि सत्य की जीत होती है। सीधे रास्तों पर चलकर भी मंजिल पाई जा सकती है, सिधाई से भी सार्थकता मिलती है। येन केन प्रकारेण, किसी को हरा कर, किसी को गिरा कर ही सफलता नहीं पाई जाती। तो ये सीख देना कि तुम हिम्मत मत हारना, मन को मत मारना, उड़ान देखो, नव विहान देखो, नए सपने देखो, नई मंजिलों को छूने का दमखम हो तुम में। तो ये सीख देना, ये समझ देना, ये होशियारी देना दरअसल रचयिता को, कवियत्री को बड़ा बनाता है शोधार्थी। दूसरी कविता एक सिलसिले सी है, घर, और ये कविताएं मुझे बहुत बेशकीमती लगती हैं, बहुत प्रिय हैं। मैं इन कविताओं का भी पाठ करूंगी। जीवंत लगता है बिखरा हुआ घर, क्योंकि घर तो घर है ना। घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब अपना सा, अपना चीन्हा सा, जाना पहचाना सा, अतिथि गृह जैसा नहीं। घर जीवंत लगता है बिखरा हुआ घर, बताता है बहुत कुछ, संवाद करता है, अध खिंचे पर्दे रेखांकित करते हैं इंसानी मौजूदगी, भीतर बैठे भी जोड़ती है बाहर से अध खुली खिड़की। सब अंदर बाहर पारदर्शी और एक सजीवता, एक जीवंतता घर में पसरी हुई हो, एक आहट, एक बने रहने की, बसे रहने की, बचे रहने की आहट। सीधी उल्टी पड़ी चप्पलें कराती है सांस जिम्मेदार हड़बड़ी का, मेज पर गिरी दाल में मुखरित होता है भूख और स्वाद का संवाद। बिस्तर की सलवटें बयां करती हैं रात से भोर तक का सफर, सिरहाने रखी किताब के मुड़े पन्ने जीते हैं दुख दर्द का साझापन। आहा कोई फैब्रिकेशन नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं, कोई बनावट नहीं, और यही कवियत्री को बड़ा करता है, उसकी रचना धर्मिता को, उसकी रचना को बड़ा करता है। शोधार्थियों, आपको पता है कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला जब बन रही है तो इसमें मैं उम्र का लिहाज नहीं कर रही, मैं रचनाकार के रसूख को, उसके नामवर को, उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रख रही। रचनाएं कितनी कद्दावर है, रचनाएं आपको कहाँ दूर तक, देर तक आपका साथ निभाएं, स्थिरता और स्थायित्व लिए हुए हों, अपने मूल्यों में, अपने वैल्यूज़ में वो दरअसल आपको कुछ दें, कुछ मीनिंगफुल आपको सौंप कर दे, और आप उस संघर्ष और जूझ और बेचैनी को महसूस कर सकें। तो अलका दी की इन कविताओं में मुझे ये भी साफ साफ दिखाई देती है। बात भले ही छोटी सी हो पर सुखदाई होता है, सहज भाव से खाना सोना, एक दूसरे के दुख सुख में दौड़ना और इत्मीनान से देखना खिड़की से बाहर की दुनिया। बेहतरीन कविता। दूसरी ही कविता, घर। बढ़ गई हैं परेशानियां, थकने लगे हैं कंधे, आराम करना चाहती हूँ कुछ देर, सोना चाहती हूँ गहरी नींद, थपकियाँ देकर बुलाती हूँ छत की सुनहली धूप,
लोरियां सुनाती है रुपहली चांदनी, टुक टुक की आवाज में बुलाती है बगीचे की गिलहरी। बासी और उबाऊ दिनचर्या में लुभाता है अधखिला पीला फूल, दोस्ती के रंग के साथ करता है मनुहार घर लौट आओ। भीतर का पंछी फड़फड़ाता है पंख, छूटने लगती हैं जिम्मेदारियां, कमजोर पड़ने लगती हैं दलीलें काम और व्यस्तताओं की, जर्जर होकर टूटने लगती हैं बंधन की कड़ियां, देह की अकड़ और पिंजरे की सलाखें। मोह माया से परे ताकता है मन का पंछी, आकाश का खुलापन, धरती की नमी, अग्नि की ऊष्मा, जल की तरलता और वायु का स्पर्श। 100 बहानों से भुला रहा है, 100 बहानों से बुला रहा है, तोड़ कर पिंजरा आ मेरे मन आ, घर लौट चले। अभी अभी सेवानिवृत्ति हुई है अलका दी की, और अलका दी का घर उन्हें पुकारता है। तमाम व्यस्तताओं में, दिनचर्या की आपाधापी में, पद प्रतिष्ठा को संभालते हुए पूरी गहराई, पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से, पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने पद प्रतिष्ठा को निभाती हुई एक स्त्री अपने मन के उन कोनों को, उन कोने अतरों को तरल कर देना चाहती है और बड़ी सरलता के साथ जीवन यापन करना चाहती है, और बार बार उसका अपना, उसका सबसे निजी कोना, उसका वो कंफर्ट जोन, उसका घर उसे पुकारता है कि सारी बाहर की भागम भाग से, इस रेलम पेल से बाहर निकलने के लिए और घड़ी भर अपनी उस सजीवता को, अपने भीतर की उस तरलता को जीने के लिए, सराबोर करने के लिए दरअसल कवियत्री को उसका घर पुकारता है। अगली कविता है दो होने की कीमत। कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। ये कविता भी उनके मुंह से सुनी है कई बार। सधे कदमों से सीढ़ियां उतरती है, तय रास्ते से गुजरती है, चौराहे पर ठहरती है, बाईं ओर मुड़ती है। कोने के मकान में दुधमुहे बच्ची को छोड़ती है, बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मूम हो जाती है। बेहतरीन पंक्ति है। अपनी सारी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए और पूरी निष्ठा से, क्योंकि वो एक माँ है और स्त्रियों को परफेक्शन का की लत लगी हुई होती है। जैसे परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट माँ, परफेक्ट जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, परफेक्ट नौकरी पेशा व्यवसाय में है, तो किसी भी पेशे व्यवसाय में है तो वो अपने परफेक्शन को, अपने भीतर की संपूर्णता को, अपनी एकदम पूरी जीवटता के साथ, पूरी जीवंतता के वो निभाती है। कोने के मकान में दुधमुहे बच्चे को छोड़ती है, बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है। एक पल ठिठक कर, कलाई झटक कर घड़ी को देखती है, फिर बच्चे को छोड़ आगे चल देती है। बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है, चौराहे पर दोनों टकराते हैं, कलफदार साड़ी और मोमदार चेहरा। आप देख रहे हैं कि उसका अभ्यंतर, उसका भीतरी मन, उसका इनर सेल्फ और उसका आउटर लुक, उसका बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व दोनों जूझते हैं एक दूसरे से। भीतर की मानवीयता, ममता, सरलता, तरलता हावी होने लगती है उस चमकदार कलफ पर। वो जो बाहर की चमक दमक है, वो जो दुनियावी समझ है, सयानापन है, वो जो दिनचर्या की धमक है, उन सब के ऊपर आकर वो मोमदार चेहरा जो है वो कलफदार साड़ी पर हावी होता है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। दोनों समानांतर एक दूसरे पर में झांकते हैं, एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, और वह 2 से 3 हो जाती है। 2 घूंट आंसू पीकर, 2 होने की कीमत अदा कर दोनों के बीच से निकल जाती है। एक कर्तव्यनिष्ठ स्त्री जो सत्ता में है, पेशे में है, पेशेवर है, व्यवसाय में है, पद प्रतिष्ठा पर है, और एक माँ भी है, एक जिम्मेदार माँ है, एक किसी सभ्य कुलीन घर की पत्नी है, स्त्री है। और वो स्त्री अपनी चौतरफा लड़ाई लड़ती हुए अपनी चौहद्दी जब पार करती है तो दरअसल सारे विमर्श फेल हो जाते हैं। विमर्शों की वहाँ कोई सत्ता नहीं होती। उसे धता बताकर वो अपने
को जीती हुई और अपने को पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ अपने स्त्रीत्व को जीती हुई, ठोती हुई नहीं, अपने स्त्रीत्व को जीती हुई बाहर की दुनिया में निकलती है और उसी गरिमा, उसी मान मर्यादा मनुहार के साथ अपने भीतर के उस कोने को, जो तरल है, जो सरल है, जो ममतामयी है, जो पीछे एक घर का छूटना, चौखट का छूटना, रिश्तों का छूटना, दुधमुहे बच्चे को छोड़ना और अपनी उन सारी जिम्मेदारियों को जहाँ वो जी लेती है, जहाँ वो खुद में होती है, उसका इनर सेल्फ, तो इस आभ्यंतर दुनिया को छोड़कर वो बाहरी दुनिया में कदम प्रवेश करती है और थोड़ी सी कठोर, थोड़ी सी बहुत सारी जिम्मेदार और बहुत सारी क्या कह सकते हैं, समाज को, कुल को, मर्यादा को, प्रतिष्ठा को वहन करती हुई, उसी पहने ओढ़े दरअसल वो समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, अपनी दोहरी जिम्मेदारियां निभाती है। तो चौतरफा लड़ाई है उसकी और इस लड़ाई में उसे रोज धार मिलती है। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वो जीत हार से बिल्कुल परे है। शोधार्थियों ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई विमर्श काम नहीं आता, यहाँ स्त्री का वो लचीलापन काम आता है कि वो हर जगह नम कर, विनीत होकर, पूरे विनय के साथ, पूरी नम्रता के साथ निभाह लेती है। और ये निर्वाह करना ही, ये जीना, सजोना, ये स्त्री के ही बूते की बात है। बेहतरीन कविताओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया अलका दी, और साथियों आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया।